स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे इस लेक्चर का जो क्वेश्चंस का वो सिलसिला है उसमें आगे एक जो क्वेश्चन है बच्चों ने कहा कि दोबारा सर इसको फिर से रिपीट करो। डिस्कस पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द मंगोल आफ्टर चंगेज खान। After Genghis Khan's death in 1227, the Mongol Empire can be divided into two phases. उसकी डेथ के बाद में क्या हुआ कि दो पार्ट में बट गया। The first phase spanned the years 1236 to 42, when the Mongol obtained major gain in the Russian steppe, बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगरी। मेनली जो रशियन मतलब कहाँ उन्होंने रशियन जो स्टेपी क्षेत्र था वहाँ तक, बुल्गार तक, कीव तक, पोलैंड और हंगरी तक उन्होंने क्या कर लिया, उस पर अधिकार है वो कर लिया। द सेकेंड फेज स्पैन द ईयर 1225-1300 in which whole of China, Iran, Iraq, Syria were conquered. दूसरी फेज यानी कि 1255 में शुरू हुआ और 1300 तक चला। इस दौरान उन्होंने चाइना पर, ईरान पर, इराक पर और सीरिया इन क्षेत्रों को क्या कर लिया, एक्वायर है वो कर लिया, जीत लिया, इनको कॉन्क्वेट कर लिया। इन द डिकेड आफ्टर 1203 the Mongol military force faced certain hardship, but the original 1303 है भैया impacts of campaign could not be sustained in the west after the 1260। लेकिन क्या है कि वो 1260 के बाद में पश्चिम की तरफ है वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए। It's right that Vienna, Western Europe and even Egypt were well within the reach of Mongol forces, but when forces were retreated from the Hungarian steppe and when they were defeated by Egyptian force, then there came the signal of emergence of now political trend. There were two facts of him. फर्स्ट क्या था, रिजल्ट आई इसके अलग अलग। द फर्स्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन विद इन द मंगोल फैमिली। पहला तो ये था कि जो मंगोल परिवार जो थे ना भाई, उनके अंदर आपस में राजनीतिक मतलब अच्छा रहा। इन दिस डिसेंडेंट्स ऑफ जोची एंड ओगोदेई टाइड अप विद ईच अदर टू कंट्रोल द ऑफिस ऑफ द ग्रेट खान। जोची और ओगोदेई जो थे उनके डिसेंडेंट जो थे उन्होंने क्या किया, अपने समझौते कर लिए और जो उनका ऑफिस जो भी काम थे वो सब इकट्ठे मिलकर करने शुरू। इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग कैंपेन इन यूरोप, दीज इंटरेस्ट वर ऑफ मोर इम्पोर्टेंस। यूरोप के अंदर उनका इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सेकेंड, द सेकेंड सिचुएशन ऑकर्ड when the Toloid branch of Genghis Khanid descendants sideline or marginalize the Jochi and Ogodei lineage. When Mongke, grandson of Genghis Khan, became the ruler, Mongke जो चंगेज खान का पोता था वो शासक बना। मिलिट्री कैंपेन वर लॉन्च इन ईरान ड्यूरिंग द 1250। 1250 में उसने जो मिलिट्री है उसका काम शुरू किया अच्छा है। बट इन डिकेड ऑफ 1260 डिसेंडेंट ऑफ तोलोई स्टार्टेड टेकिंग। लेकिन 1260 तक क्या हो गया, वो पतन हो गया उसका, लेकिन बाद में तोलोई ने उसको फिर से शुरू किया। एक क्वेश्चन जो आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं उलूस के बारे में। उलूस मैंने उसमें भी समझाया था आप लोगों को, जो अपनी जून क्लास थी उसमें। Genghis Khan assigned his four sons the responsibility of governing the conquered people. In this way, 4 ulus were organized. उसने 4 उलूस जो है ना भाई उनका एक गठन किया।
It did not originally fix territory. हालांकि ये कोई फिक्स टेरिटोरी नहीं थी, कम ज़्यादा भी हो सकती थी. On the other hand, Genghis Khan was busy in conquering new area. The frontier of the empire kept on changing. First, Russian steppe region was given to Jochi. उसने रशियन जो स्टेपी क्षेत्र था वो तो दे दिया जोची को. The eldest son of Genghis Khan, जो चंगेज खान का क्या था, बड़ा. There was no fixed farthest extent of region. It extended to far east. उसने क्या किया, इसको सुदूर जो पूर्व का क्षेत्र था ना उस तरफ उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया. थर्ड, चंगेज खान सेकंड सन, दूसरा बेटा था चगताई, CHAGHATI, रिसीव ट्रांसोनियन स्टेपी रीजन north of the Pamir mountain which was adjacent to those of his brother. ये रीजन उसको मिल गया. थर्ड, Genghis Khan had indicated that he would be succeeded by his third son as Great Khan Ogodi, establish his capital at Karakoram on accession. उसको ये क्षेत्र दे दिया. Fourth, Tolui, youngest son of Genghis Khan, received the ancestral land of Mongolia. Genghis Khan was the view that his four sons would collectively rule the reign. That is why he kept military contingents of the individual princes in each ulus. उसका मानना था कि उसके चारों बेटे हैं वो राजा एक तरह शासन करें, और एक खास बात ये थी कि वो एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें. The role of a dominant was shared by the member of the family, which could be seen at the chieftain. Decision were the taken collectively on all aspects. यानी कि उनके जो डिसीजन है ना उसके मानना था कि भाई पूरा परिवार हो मिल के ले, जो भी ले कोई एक दूसरे से अलग ना जाए. अच्छा, एक था हमारा ये क्वेश्चन था, What was the condition of the Mongol Empire in 13th century? What role did Yas? यास ने उसमें क्या रोल अदा किया. यास क्या था इसके बारे में हमने बता चुका मैं 2-3 बार भी, फिर भी. By the middle of 13th century, the Mongol were emerged as a group. They created the large empire. They rule over the most complex urban area who had their own culture, history and rules. Although the Mongol had played dominance over their region, but they were in minority from numerical point of view. They could claim to protect their identity and distinctiveness through a sacred yas, which was given to them by their annextors. There is a great possibility that was a compilation of customary tradition of the Mongol tribe, but by calling it as a code of law of Genghis Khan. उसने एक कोड ऑफ लॉ जो चंगेज खान ने लागू किया था. The Mongol claim to a law giver like Moses and Solomon. It means that their code was authoritative like code of Moses and Solomon and could be composed on their subject. अब बात आई यास की. यास had been to coffer the Mongol around a body of shared belief. It also accepted their affinity to Genghis Khan and his descendants. Although they adopted different aspects of a sedentary lifestyle, even then Yas helped them to retain their ethnic identity and to impose their law on defeated people.
Yas was a very powerful ideology. It was definitely inspired by the vision of Genghis Khan. यास मतलब जो कानूनों की एक संहिता थी चंगेज़ खान ने जिसको लागू किया था, एक बहुत बड़ा अच्छा विजन चंगेज़ खान का था. Who played a great role in the construction of a Mongol universal dominance. यानी कि इसका रोल सबसे ज़्यादा जो मंगोल है उनके उसमें रहा. एक ये क्वेश्चन हम और सोल्व करेंगे दोबारा से. डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन सिस्टम फैशन बाय चंगेज़ खान. चंगेज़ खान हैड फैशन ए रैपिड कुरियर सिस्टम. एक उसने जो कुरियर सिस्टम था बहुत फास्ट चलाया था. विच कनेक्टेड द डिस्टेंट एरिया ऑफ स्टेट. आउटपोस्ट वर मेड एट पार्टिकुलर स्पेस डिस्टेंस. एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी थी वहाँ पर मतलब भेजना. मंगोल नोमैड contributed 10th part of their herd, either horse or livestock, for the maintenance of this communication system. अपना 10वां हिस्सा क्या है कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रॉपर चैनल से चलाने के लिए वो देते थे. दिस कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज कॉल्ड एज द कुबकुर टैक्स. इस सिस्टम को चलाने के लिए जो टैक्स दिया जाता था, जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसको कुबकुर बोलते थे. कुबकुर, QUBCUR, कुबकुर टैक्स. नोमैड पेड दिस टैक्स विलिंगली. ये लोग उसको क्या करते थे, मतलब स्वेच्छा से देते थे, ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती उसके ऊपर थी. दिस हैड मल्टीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम. इसके डबल फायदे थे भाई सिस्टम के. आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज़ खान दिस कुरियर सिस्टम वाज फर्दर रिफाइन. उसके बाद में इस सिस्टम को और ज़्यादा रिफाइन किया गया. दिस सिस्टम हेल्प द ग्रेट खान टू चेक एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट विच वर टेकिंग प्लेस एट द फार्थेस्ट एंड ऑफ देयर रीजन. मेनली ये जो राजा होता था उसको ये इसका बेनिफिट ये था कि वो उसको सारी सूचनाएं बहुत ही जल्दी मिल जाती थी. एक ये क्वेश्चन और सोल्व करेंगे हम भाई. हु वर द मंगोल, डिस्कस देयर लाइफ. मंगोल कौन थे, उनके जीवन के बारे में बताएं. देखो, द मंगोल्स वर कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स पीपल. दीज पीपल बिलोंग टू तातार, खीतान एंड मंचू. क्या है कि मंगोल जो थे वो अलग अलग समूह के लोगों का एक समुदाय था. इसके अंदर जैसे तातार, खीतान, मंचू, टू द ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ लैंग्वेज. अलग अलग भाषाओं के लोग इसमें शामिल थे. इन द वेस्ट दे बिलोंग टू द तुर्किश ट्राइब. पश्चिम के अंदर वो तुर्किश जो कबीले थे उनसे जुड़े हुए थे. सम ऑफ द मंगोल्स वर पेस्टोनलिस्ट एंड रेस्ट ऑफ देम वर हंटर गैदरर. मैक्सिमम जो मंगोल थे वो चरागा थे, पशुचारक थे और शिकारी संग्रह समूह भी थे, शिकार भी करते थे. फर्स्ट, द पेस्टोलिस्ट reared animals like horses, sheep, camel, etc. जो ये चरवाहक जो समुदाय थे ये पशु पालते थे जिनमें घोड़े, भेड़, ऊंट ये चीज़ें ज़्यादा शामिल थी. दे नोमेडाइज इन द स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया. ये सेंट्रल एशिया, केंद्रीय जो एशिया है उसके स्टेपी ये घुमक्कड़ लोग थे. The hunter and food gatherers live to the north of pastoralists in the Siberian forest.
They were poorer than the pastoralists. They made a living from trade in fur of animal trapped in the summer month. पशुओं का शिकार करते और उनकी जो भी चीजें होती उनको वो ट्रेड के रूप में बेच देते, सेल करते. The Mongols used to live in tent and used to travel with their herds from their winter to summer pasture land. जो मंगोल लोग थे ना वो भाई क्या है, टेंट जो होते हैं ना हमारे तंबू, जिनको ये क्या बोलते थे, टेंट को क्या कहा जाता था, जर, GR, उसका यूज करते थे और सर्दी गर्मी में वो चरागाह भूमि की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे. एक क्वेश्चन और है, डिस्क्राइब द लैंडस्केप ऑफ द रीजन वेयर द मंगोल लिव. द मंगोल लिव्ड इन द स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया. मंगोल जो है वो सेंट्रल एशिया के स्टेपी रीजन में रहते थे. दिस रीजन वॉज ए ट्रैक्ट ऑफ लैंड ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया. मेनली क्या था, ये जो मंगोलिया का जो क्षेत्र था आधुनिक जिसको आज मंगोलिया बोलते हैं उसमें रहते थे. दिस रीजन वॉज ए मैजेस्टिक लैंडस्केप. इट वॉज कवर्ड विद रोलिंग प्लेन. ये मतलब बहुत ही मैदान ऐसे थे कि जो उससे घिरे हुए थे. टू इट्स वेस्ट वर स्नो कैप्ड अल्ताई माउंटेन्स, whereas there was the arid Gobi desert in the south. इसके दक्षिण में क्या था, गोबी का मरुस्थल था. It was drained by the Onen and Selenga river. इसके पास से जो ओलेन और सेलेंगा जो नदियां हैं उनका पानी है वो बहता था. And spring from snow covered hill in the north and the west. और बर्फ से ढकी हुई क्या थी, इसकी पहाड़ियां थी. टेम्परेचर इन स्टेपी रीजन remain the same throughout the year. After harsh long winter, brief dry summer was there. लंबी जो सर्दी के बाद में यहाँ पर थोड़ी सी जैसे कि गर्मी है वो होती थी. इन द पेस्टोल रीजन एग्रीकल्चर वॉज पॉसिबल फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ द ईयर. थोड़े से हिस्से के ऊपर क्या है, कृषि का काम भी है वो किया जाता था. एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम. राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मंगोल ट्राइब्स. तो मंगोल कबीले थे उनकी मेन विशेषताएं क्या थी, देखो. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मंगोल ट्राइब वर एज फॉलो. फर्स्ट, मंगोल ट्राइब वर यूनाइटेड एथनिक एंड लिंगुअल टाई बट ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. अलग अलग समूह के लोग थे लेकिन यहाँ पर संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी. देयर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू पेस्टलन लाइनेज. यहाँ का जो समुदाय था वो जाति व्यवस्था है उसके ऊपर था. सेकेंड, द रिचर फैमिली वर लार्जर. अमीर परिवार बहुत बड़े थे. दे पोसेस मोर एनिमल एंड पेस्चर लैंड. They had many followers, and these followers were more influential in local politics. यहाँ इनके बहुत ही जानकार थे और जो लोकल राजनीति थी उसमें भी उनका हिस्सा था, यानी कि इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था. During periodic natural calamities such as harsh, cold, winter, their game and storm, provision ran out. Grassland were also dried in the absence of rain. घास सूख जाती थी बारिश के उसमें बारिश नहीं होती तो. So they had to wander in search of pasture. वो फिर उसके बाद में इधर से उधर घूमते रहते. 4.
There was mutual conflict among Mongol tribe. They also raided for livestock. वो अपने जीवन यापन के लिए जो चीज़ें होती थी ना, उनके लिए एक दूसरे पर रेड है वो करते रहते थे. Group of family often allied for offensive and defensive purpose around richer and more powerful lineages.